मैं हूँ डॉक्टर नीतू माथुर और बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हमने देखा गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन के प्रक्रिया के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन किया। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये अगुणित होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, गोलाकृति के, और गतिहीन संरचना होती है। इन गतिहीन स्पर्मेटिड से गतिमान स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें कि स्पर्मेटोजोआ परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्म है उसके दो मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, हेड एंड टेल। उसका न्यूक्लियस वाला भाग, हेड वाला भाग और टेल वाला भाग, उसमें उसका निर्माण होता है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर स्पर्मेटिड का जो भी सुपरफ्लूयस मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ताकि जो भी स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु हो वो हल्का हो जाए या उसमें से अतिरिक्त साइटोप्लाज्म या संरचनाएं निकल जाएं। क्योंकि उसका मुख्य कार्य गति कर अंडाणु तक पहुंचना है, तो गतिशील होने के लिए उसको हल्का या लाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड के निर्माण के अंदर जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को कैरी नहीं करता है वो निकाल दिया जाता है, और जो न्यूक्लियस है उसमें से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जितना भी है वो निकालने के बाद में ये न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जो गुणसूत्र हैं वो बिल्कुल पास में आकर क्लोजली पैक्ड पास विन्यासित हो जाते हैं। चूँकि राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, उसका कार्य हेरिडिटरी या आनुवंशिक लक्षणों का वहन नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो हेड का निर्माण है उसमें से, न्यूक्लियस में से राइबोन्यूक्लिक अम्ल निकल जाता है। खाली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ही वहाँ पर उपस्थित रह जाता है, और एक गोलाकार जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह से इलोंगेटेड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये चेंजेस हैं केंद्रक के अंदर होने वाले। ना गोल्जी काय जो संरचना होती है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, गोल्जी जो बॉडी होती है वो रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उनके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन का ग्रेन्यूल या कणिका डेवलप हो जाती है। इस ग्लाइकोप्रोटीन की कणिका को अगर हम विरंजित करते हैं तो फिर ये एसिड शिफ्ट टेक्निक से विरंजित की जा सकती है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट टेक्निक। और इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ये प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल इन गोल्जी काय के बीच में बनना चालू कर देता है, और फिर धीरे धीरे ये इसके अंदर परिवर्धन होता है। गोल्जी काय जो है वो अपना ख़त्म होती जाती है, और ये एक्रोसोम का जो ग्रेन्यूल है वो न्यूक्लियस की दीवार पर अटैच हो जाता है। देन कैप फेज। इस कैप फेज में वो न्यूक्लियस के ऊपर फ्लैट हो जाता है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, एंड जो स्पर्मेटिड होता है उसके अंदर एक हेड के ऊपर कैप बन जाती है। इस तरह से इस एक्रोसोम के चारों तरफ एक कैप का निर्माण होना चालू हो जाता है, और जो गोल्जी अपरेटस है जो बचा हुआ, जिसमें गोल्जी काय का काम उसने प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाया, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाया जो उसको अटैच कर दिया, उसके बाद में जो गोल्जी काय है वो दूसरी तरफ बहने लग जाती हैं और गोल्जी रेस्ट के रूप में वहाँ से निकल जाती हैं। तो एक तरह से ये जो हेड है उसका निर्माण न्यूक्लियस और एक्रोसोमल कणिका का निर्माण होता है। न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप से, इस तरह से स्पंडल शेप का या एलोंगेटेड हो जाता है, और ये जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल गोल्जी काय ने बनाया है ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनकर न्यूक्लियस के सिर पर, हेड वाले रीजन पर अटैच हो जाता है, और बचा हुआ जो भी साइटोप्लाज्म है वो बह जाता है, गोल्जी काय भी निकल जाता है। और इसके अलावा जो इसमें सेंट्रियोल होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट आकर बहकर ऑपोजिट आकर अटैच, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो हमने देखा हेड के निर्माण में न्यूक्लियस में परिवर्तन, गोल्जी काय के अंदर परिवर्तन होता है, और कैप जो है वो उसका निर्माण हो जाता है।
जितना भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जब रिमेनिंग पार्ट निकल जाता है तो पूर्ण एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बन जाता है। ये एक्रोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जब ये अंडे की तरफ अप्रोच करता है स्पर्म, तब ये एक्रोसोम अपना मुख्य भूमिका अदा करता है। ये हम आगे देखेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेज है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो है फॉर्मेशन ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोवन। जो भी स्पर्म है उसकी पूंछ का निर्माण कैसे होता है, तो जो स्पर्मेटिड का जो सेंट्रोसोम है उसमें दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के टाइम में 2 सेंट्रियोल बनते हैं, जिसमें 2 सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं जो एक दूसरे के पास पास उपस्थित होती हैं। और मेटामॉर्फोसिस के बाद में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग जाकर, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जाकर अपनी स्थिति ले लेते हैं। हेड के नीचे बिल्कुल हम देखते हैं कि टेल स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, जो कि न्यूक्लियस के पोस्टीरियर सरफेस पर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, और दोनों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस आकर उस डिप्रेशन के अंदर फिट हो जाता है। और जो पहला वाला सेंट्रियोल है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा वाला सेंट्रियोल जो है वो कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। इस प्रकार से जो 1 से 2 सेंट्रियोल्स बने हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और ये देखिए, ये हेड वाला पोर्शन है, इसमें ये एक्रोसोम है, और ये इसके जो गोल्जी रेस्ट है वो ऑपोजिट यहाँ पे था, यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होकर चला जाता है। साथ में जो सेंट्रियोल हैं वो अपनी पोजीशन इस तरह से ले लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डिप्रेशन में सेंट्रियोल आ जाता है। और प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल 2 बनते हैं। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है उससे एक्साइल फिलामेंट का निर्माण होता है या टेल का निर्माण होता है। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी एक कंटिन्यूअस बॉडी के जैसे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, एक्साइल फिलामेंट का जो ऊपरी भाग होता है, ये एक्साइल फिलामेंट है, इसका जो ये ऊपरी भाग है वहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया विन्यासित हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से टेल का निर्माण होना चालू होता है, पुंछ का निर्माण होना चालू होता है। और जब पुंछ का निर्माण होता है तो उसको गति प्रदान करने हेतु तो कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही उनको मिलती है। नाउ बायोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो ये कि जो आरएनए है वो एलिमिनेट हो जाता है। हम देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 चरणों में हमने पढ़ा। पहला स्पर्मेटिड तक बनने का स्पर्मेटोजेनेसिस, और फिर स्पर्मेटिड से एक मैच्योर स्पर्म बनना स्पर्मायोजेनेसिस। तो हमने देखा कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आरएनए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, आरएनए निकल जाता है, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक अम्ल का कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। इसका कार्य हेरिडिटरी मटेरियल को आगे पहुंचाना नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ को पहुंचाना नहीं होता, इसलिए आरएनए निकाल दिए जाते हैं। जो न्यूक्लियर प्रोटीन है उसका जो निर्माण है वो अरेस्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और अरेस्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो स्पर्म को हल्का रखना है, और हल्के रखने के लिए इन प्रोटीन्स की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ऑल ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस आर एलिमिनेटेड। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो भी निकाल दिए जाते हैं। All the synthetic events occur during the spermiogenesis are probably regulated by stable RNA produced during the meiotic stage. जो भी सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। और फिर इस तरह से एक मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को अगर हम देखें तो इसका हेड रीजन हमने देखा किस तरह से इसके हेड रीजन का निर्माण हुआ। उसके ऊपर एक्रोसोम उपस्थित है, ये न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड लंबा न्यूक्लियस। और इस हेड वाले रीजन के अंदर जो एक्रोसोम है उसमें हाइलुरोनिडेज या एक्रोसिन नामक एंजाइम उपस्थित है, लाइसिन एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि अंडे की झिल्ली को तोड़ने का कार्य करता है। और ये हेड वाले रीजन जेनेटिक एंड एक्टिवेशन का काम करता है। जेनेटिक इसलिए इनमें डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यही वो संरचना है जो कि आनुवांशिक पदार्थों का वहन करती है, और अंडे के साथ संलयन होने पर ये नर का जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसको वहाँ तक पहुँचाती है। हेड के बिल्कुल पीछे छोटा सा एरिया कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिकुड़ा हुआ एरिया होता है, जो कि हेड और
माइटोकॉन्ड्रिया जो नीचे माइटोकॉन्ड्रिया उसके पहले चक्र के ऊपर उपस्थित होता है, छोटा सा एरिया, ये कहलाता है नेक रीजन। इसके अंदर दोनों सेंट्रियोल उपस्थित हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कोई खास कार्य अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल से फिर पूंछ ओरिजिनेट होती है, पूंछ का निर्माण होता है। दिस इज मिडिल पीस, मध्य भाग, और मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, हेलिक्स बनाते हैं फाइब्रस एलिमेंट के चारों तरफ, और यही हेलिकल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है ये ही सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र होता है और ऊर्जा प्रोवाइड करता है। जब हम इस एक्साइल फिलामेंट की संरचना देखते हैं तो जिस तरह से हम तंतुओं की संरचना देखते आए हैं उसी तरह से इसका भी विन्यास जो है वो 9+2 वाला होता है, जिसमें 9 परिधीय, 9 परिधीय इस तरह से, और 2 केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जिस तरह हम संरचना देखते हैं फाइबर्स की या माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वही संरचना इसमें पाई जाती है। 9+2 का विन्यास, इसमें 9 परिधीय और 2 केंद्रीय फाइबर उपस्थित होते हैं, जिनमें कि रेडियल स्पोक्स भी उपस्थित होते हैं, और चारों तरफ शीथ या आवरण इसके अंदर देखा जाता है। और इनकी गति के लिए जो ऊर्जा की उत्पत्ति है वो इसी हेलिकल माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। तो ये पूरी संरचना हम देखते हैं स्पर्म की। इस तरह से स्पर्म का निर्माण हमने देखा, और स्पर्मायोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होता है। तो गेमेटोजेनेसिस का जो पहला पार्ट है शुक्राणु भवन, वो हम कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक है oogenesis।